ठीक है, टाइप्स ऑफ मोलर मास। तो जो मोलर मास है वो बेसिकली कई तरह के होते हैं। इसको हम समझ सकते हैं पहले ऐसे कि सपोज करो कि अगर आपने कोई पॉलीमर लिया है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम पॉलीमर के रूप में समझ सकते हैं। सपोज आपने कोई पॉलीमर लिया है और इस पॉलीमर में एम मोनोमर है, सॉरी एन मोनोमर्स है, एम फॉर मोनोमर और एन फॉर नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आप पॉलीमर बना रहे हो तो जो उसकी चेन लेंथ हो वो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ही बराबर हो, ये जरूरी नहीं होता। जैसे अगर हम पॉलीमराइज कर रहे हैं इथीन को, ये इथीन को पॉलीमराइज कर रहे हैं, तो ये होता क्या है कि अगेन ऐसे ऐसे पॉलीमराइज हो जाता है, और जैसे ही ये पॉलीमर बनता है तो हम कहते हैं कि ये हो जाएगा, देखो ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक दो और तीन यूनिट केवल जुड़ी है। तो अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ मोल्स मोल्स हैं मोनोमर के, तो होगा क्या कि उस केसेस में हम देखते हैं कि कभी कभी n-1, n-2, n-3, n-1, n-10 के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जब चेन लेंथ बहुत लंबी होती है, जैसे आप कहो कि कोई रस्सी बहुत कोई चेन बहुत अगर लंबा है तो उस चेन के टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप कहते हो कि अगर चेन बहुत लंबा है तो चेन को झटका देके तोड़ा जा सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब पॉलीमराइजेशन होता है तो कुछ फ्रेगमेंट्स छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बनते हैं, कुछ मीडियम साइज के बनते हैं। कुछ हो सकता है एकदम एग्जैक्ट चेन लेंथ उतनी हो जितनी आपने नंबर ऑफ मोल्स लिया है। ठीक है, इतने के भी मिल सकते हैं। ऐसे केसेस में होगा क्या कि जब आप उस पॉलीमर पॉलीमर का मोलर मास कैलकुलेट करोगे, ऐसे केस में अगर उस पॉलीमर का हम मोलर मास कैलकुलेट करने जाएं तो क्या होगा, अब हमारे पास डिफिकल्टी ये होगी कि हम पॉलीमर का मोलर मास किसका दें, इसका दें या इसका दें या इसका दें। तो ऐसे केसेस में हम एक एवरेज मोलर मास की बात करते हैं। हम क्या करते हैं कि सारे मोलर मास को सम कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उनके नंबर से। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एवरेज, जैसे आपने पढ़ा है मीन, तो आप कभी पढ़ते हो तो मीन दो तरह के तीन तरह के आपने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से इस बेसिस पे जो पॉलीमर का मोलर मास है वो कई तरीके से दिया जाता है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये बात देखो कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो आपने किसी सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व किया, जैसे हमने चीनी को डिसॉल्व किया, तो जो हमारी चीनी है वो चीनी क्या है, एक तरीके से पॉलीमर है। आप कहते हो कि ग्लूकोज के दो यूनिट जुड़े होते हैं उसमें। ठीक है, चीनी क्या है, सुक्रोज है ना, तो सुक्रोज में ग्लूकोज के दो मोनोमर है। तो अब वो क्या होगा, जैसे ही आप डिसॉल्व करेंगे तो वो टूट भी जाएगा, सुक्रोज टूट जाएगा दोनों मोनोमर में। तो इसी तरह अगर हमारे पास बड़े बड़े चेन लेंथ के हों और इसको डिसॉल्व किया जाए तब कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, और उस कंसंट्रेशन से ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे चेंज होगा, इसलिए ये मोलर मास जरूरी हो जाता है। क्लियर। तो अब देखो हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो मोलर मास है ये कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर मोलर मास, वैसे तो देखो इसके अलावा भी और होता है, एक दो और होता है, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो होता है और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो नंबर एवरेज मोलर मास है और वेट एवरेज मोलर मास है। अब ये भी देखेंगे कि ये नंबर एवरेज मोलर मास क्या है और वेट एवरेज मोलर मास क्या है। ठीक है, वॉल्यूम एवरेज मोलर मास और ये जेड है आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो उसके बेसिस पे भी हम मोलर मास निकालते हैं। तो दो 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 मोलर मास को हम केवल देखेंगे, नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास को हम यहाँ पे केवल पढ़ेंगे। क्योंकि हम पॉलीमर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं तो हम इनको इनको एक्सक्लूड करेंगे, प्लस कौन किससे ज्यादा होता है, किसमें क्या वेरिएशन है, ये कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बस केवल ये मोलर मास दो पढ़ना है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखो, अगर हम जैसे सुक्रोज की बात कर रहे थे तो सुक्रोज में हमने देखा कि डिसोसिएशन हो रहा है। अगर हम एस्टिक एसिड की बात करें, CH3COH का, तो आप देखते हो कि जो CH3COH के दो मॉलिक्यूल्स है वो डाइमराइज हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ पे भी जो मोलर मास होगा अगर डाइमर बन गया तो भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो एक केस हम आगे, अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, वो भी पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज आज का जो हमारा दो केवल टॉपिक है, दो जो बचा है, ये है नंबर एवरेज और
वेट एवरेज। चलो, तो पहला जो हमारा है वो है नंबर एवरेज मोलर मास। तो नंबर एवरेज जो मोलर मास है वो हम बेसिकली कह सकते हैं कि वो अरिथमेटिक मीन है। दिस इज नथिंग बट सिंपल अरिथमेटिक मीन। ठीक है। तो सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई पॉलीमर पी है और इसमें, सर ने ज्वाइन कर लिया है। बच्चे देखो, तो ये जो हमने मोलर मास बताया, मोलर मास बेसिकली हमने कहा कि केवल यहाँ पे हमारे रिस्पेक्ट से दो ही मोलर मास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर एवरेज मोलर मास एंड सेकंड इज वेट एवरेज मोलर मास। तो हम इन दो मोलर मास को केवल यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल अगर हमें कभी पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम मिला तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आपको टाइम मिला तो आप पढ़िएगा, मैंने तो पढ़ा है। ठीक है। तो देखो, अगर हम ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उसमें जो सॉल्यूट के कंपोनेंट्स हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट है, या फिर कोई पॉलीमर है, उस पॉलीमर में उसका हमें मोलर मास निकालना है, और वो दो कंपोनेंट में अगर टूट जाए, सपोज करो कि कंपोनेंट वन में टूट जाए और कंपोनेंट टू में टूट जाए, तो उसका जो हमें मोलर मास निकालना होगा, नंबर एवरेज मोलर मास, तो हम उसे निकालते हैं एम एन बार इक्वस टू, अब ये जो साइन है ये सिग्मा लिखा है, सिग्मा आई एन आई एम आई डिवाइडेड बाई सिग्मा आई एन आई। तो ये आई का मतलब आई एथ कंपोनेंट के बारे में कह रहा है कि अगर कोई कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट में टूट रहा है, सबके नंबर को और उसके मास को मल्टीप्लाई करो और उस टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो सपोज करो कि आप टेन टेन नंबर ऑफ मोनोमर्स से स्टार्ट किए, और 10 नंबर ऑफ मोनोमर्स में कंपोनेंट वन बना जिसका मोलर मास हो 25 ग्राम। अगर ये 25 है और ये सपोज करो कि ये 30 है, एक का मोलर मास 30 है, कंपोनेंट टू का मोलर मास 30 है, और ये 10 कंपोनेंट्स में से आपको मिल रहा है 6 ये बन रहा हो और 4 ये बन रहा हो, तो जो आप इसका मोलर मास निकालोगे, इन नंबर्स को 6 को मल्टीप्लाई करोगे इसके मास से, 4 को मल्टीप्लाई करोगे इसके मास से, ठीक है, और टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे। जो टोटल नंबर है एनआई नंबर, इस जो टोटल नंबर है उस टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये मोलर मास है। ठीक है। कल की क्लास में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कल हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, तब आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कोई पॉलीमर का जो है नंबर एवरेज मास कैसे निकालते हैं, और मोलर वेट एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए केवल केवल फार्मूला देख लो, कल फिर हम इसे इस पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल से हम 2-3 दिन तक केवल केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड है हमारा वेट एवरेज मोलर मास। तो जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, मीन निकालने के लिए भी आप स्टैटिक्स में पढ़ते हो कि 3 तरह के जो है मीन दिए जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। तो वो वैसा ही हमारा यहाँ पे दूसरा जो तरीका है वो है वेट का एवरेज लेना। ठीक। तो वेट एवरेज जो मोलर मास है, ये मोलर मास को हम डिफाइन करते हैं कि अगर जो वेट का सारे जो कंपोनेंट थे पॉलीमर के, जो भी बने थे, उन सारे कंपोनेंट का वेट ले लिया जाए प्लस उनके वेट फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये बन जाता है वेट एवरेज मोलर मास। ठीक है। तो इसे इसका जो फार्मूला है वो है सिग्मा आई एन आई एम आई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एम को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, और जिस एम को मल्टीप्लाई किया गया उससे डिवाइड भी किया जा रहा है। तो एक तरीके से जैसे आप ज्योमेट्रिक मीन में देखते हो कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है दो कंपोनेंट का W1, तो क्या करते हो, एक बार तो उनको मल्टीप्लाई करते हो और दूसरी बार कहते हो कि उसका रूट ले लो। अरिथमेटिक मीन में यही कहते हो कि चलो W1 है और W2 दोनों को जोड़ दो, सिंस ये दो कंपोनेंट हैं तो 2 से डिवाइड कर दो। तो इसी तरीके से वेट वेट से हमने मल्टीप्लाई किया और वेट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया वेट एवरेज मोलर मास। अब सिंस ये बात आती है कि ये दो मोलर मास है या इनके अलावा और भी जो मोलर मास है, वो कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। अगर हमें ये पता हो कि हम कैलकुलेशन इनका कैसे कर सकते हैं, तब हम कह सकते हैं। जैसे हमारी जो एक टेक्निक है जो हमने यहाँ पे आज पढ़ी, जिसमें हमें ये जरूरत पड़ रही है, वो हमने पढ़ी केवल केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की।
तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा भी जिससे हम ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ये है नंबर एवरेज मोलर मास के बारे में। ये जो नंबर एवरेज मोलर मास है उसको हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, अब यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब बस केवल यहाँ पे ये टर्म जान जाओ कि इनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है विस्कोमेट्री, विस्कोसिटी मेजरमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलिगेटिव मेथड, जिसमें हमारे दो मेथड है, वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोमेट्री, ठीक है। इन दो, वेपर प्रेशर का मतलब जो अभी आपने पढ़ा, वेपर प्रेशर को मेजर करके, और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करके अगर हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोमेट्री। तो इन दो मेथड जो कॉलिगेटिव मेथड है इनमें हम मोलर मास निकालेंगे। ये नंबर एवरेज ये नंबर एवरेज मोलर मास को हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो गया था हमें पढ़ाना, ठीक है। और ये लास्ट टेक्निक है नंबर एवरेज के लिए, इंड ग्रुप डिटर्मिनेशन और प्रोटॉन एनएमआर। तो मोस्ट प्रोबेबली आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे, और क्वांटम केमिस्ट्री के साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स भी पढ़ोगे, जिससे आप कहते हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यूबी, आईआर एटसेट्रा, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये जानो कि इस टेक्निक से हम निकाल सकते हैं। मेन हमारा क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इससे कैसे निकालेंगे, इन फार्मूलेस को अप्लाई करके, ठीक है। कल हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट है हमारा वेट एवरेज मोलर मास। वेट एवरेज मोलर मास को हम स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग, ये भी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, इससे निकाल सकते हैं। स्मॉल एंगल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, एक्सरे स्कैटरिंग, और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक आप अलग से पढ़ोगे तो इनको यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको इनके बारे में जानना है कि इन सारी टेक्निक को यूज करके हम ये निकालते हैं, ठीक है। तो इनसे आपको कुछ लेना देना नहीं, बस केवल ये जनरल नॉलेज के लिए था। मेन जो है आपको कि यहाँ पे आपको यूज करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसके बेसिस पे आपको नंबर एवरेज मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो एक वॉल्यूम एवरेज था, एक जेड एवरेज मोलर मास था, वो सारे केवल आपको बस नॉलेज के लिए था कि ये होते हैं। यहाँ पे केवल आपको मेनली फोकस करना है नंबर एवरेज मोलर मास पे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।